हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस। और क्लास 10 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो अपने लास्ट लेक्चर में हम मेटल्स की अकरेंस के बारे में बात कर रहे थे कि मेटल्स जो है हमारे जो नेचर है उसमें किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो हमने देखा था कि अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं और किस फॉर्म में, ओर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मिनरल्स की फॉर्म में होते हैं। अगर किसी मिनरल में किसी पर्टिकुलर मेटल का परसेंटेज ज्यादा है तो उसे ओर कहा जाता है। तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि ये ओर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, फिर इन ओर से हम मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसी को कहा जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब इसके लिए अलग अलग प्रोसेसेस हैं, क्योंकि अगर हम मेटल्स की बात करें और अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज को देखें तो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, देन हमारे मिडिल रिएक्टिव मेटल्स, देन हमारे सबसे कम रिएक्टिव मेटल्स। तीनों के लिए अलग अलग प्रोसेस होती हैं। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनके लिए अलग प्रोसेस होती है, जैसे कि इलेक्ट्रोलिसिस, कैसे उस प्रोसेस से जो है मेटल को सेपरेट किया जाता है। जो लेस रिएक्टिव होते हैं उनके लिए अलग प्रोसेस होती है और जो मिडिल रिएक्टिव होती है उनके लिए अलग प्रोसेस होती है। ठीक है, तो जो मिडिल रिएक्टिव है उनकी प्रोसेस हमने देख लिया था कि कैसे कैल्शियम मेटल ऑक्साइड से कैल्सिनेशन और रोस्टिंग की प्रोसेस से मेटल ऑक्साइड बनती है। देन मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन किया जाता है और रिडक्शन से हमें मेटल मिलती है, हमें मिलता है। उसको आगे प्योर वगैरह रिफाइनिंग वगैरह उसकी की जाती है। सेम ऐसे ही हमने बात की जो सबसे कम रिएक्टिव भी होते हैं उनके साथ भी सेम प्रोसेस इसी तरीके से किया जाता है और ज्यादातर उनमें से जो है फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है? तो हम फिर बात कर रहे थे जो हाईली रिएक्टिव मेटल जैसे कि सोडियम है, पोटाशियम है, तो ये जो मेटल है इनको कैसे एक्सट्रैक्ट हम करेंगे, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है। क्लियर है? तो कैसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे इसके बारे में हम बात कर रहे थे, इसी की प्रोसेस को हम डिस्कस कर रहे थे। तो एक बार चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे, जो भी टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए हैं, फिर आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर तो चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने मेटल्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है मेटल्स की? मेटल लस्ट्रस हैं। हार्डनेस में क्या है? मेटल हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ मेटल ऐसा नहीं कि सारे ही मेटल हार्ड होते हैं। जनरल प्रॉपर्टी तो है कि मेटल हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ मेटल ऐसे हैं जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, ये जो एल्कलाइन मेटल्स हैं ये जनरली सॉफ्ट होते हैं। जैसे सोडियम है तो वो इतना सॉफ्ट होता है कि चाकू से भी काटा जा सकता है। मेटल लस्ट्रस होते हैं यानी कि चमकदार होते हैं। वहीं अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल की अगर हम बात करें तो केवल आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कैसा होता है? शाइनी होता है। ठीक है, क्या है? आयोडीन एक नॉन मेटल है। लिख रहे हैं क्योंकि याद रह जाएगा। फिर हमने बात की कि मेटल जनरली हार्ड होते हैं लेकिन सॉफ्ट भी होते हैं, जैसे कि सोडियम है, मेटल सॉफ्ट, सोडियम पोटेशियम जैसे। क्लियर है? यहाँ तक हो गया था। फिर हमने बात की थी बच्चों, नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल इतने हार्ड नहीं होते, मेटल। नेक्स्ट, मेटल्स मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। मैलिएबल यानी कि मैलिएबल प्रॉपर्टी ये है कि मेटल को हैमरिंग से, है ना, इस तरीके से हैमर से बीट करके इन्हें जो है ऐसे थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें कि ये डक्टाइल भी होते हैं, यानी कि इन्हें जो है इस तरीके से वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि 2 ग्राम या 1 ग्राम गोल्ड से, केवल 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं। तो आप समझ लीजिए मेटल्स कितने ज्यादा डक्टाइल होते होंगे। बहुत ज्यादा हाईली डक्टाइल होते हैं मेटल्स। ठीक है, जबकि नॉन मेटल ना तो मैलिएबल होते हैं ना ही डक्टाइल होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, हीट कंडक्ट करते हैं और सोनरस होते हैं यानी कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं। नॉन मेटल ना तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ना हीट कंडक्ट करते हैं, ना सोनरस होते हैं, लेकिन केवल ग्रेफाइट, एक एग्जांपल यहाँ पर है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ग्रेफाइट नॉन मेटल तो है लेकिन क्या है? कार्बन का एक एलोट्रॉप है। बाकी ये जो है मेटल साउंड सोनरस होते हैं, यानी कि रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब उनको हिट किया जाता है, किसी भी चीज से उनके सरफेस पर हिट किया जाता है।
तो वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। वहीं अगर हम बात करें नॉन मेटल जो है डल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर है? चलो, फिर यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज और भी देख ली थी कि जैसे मेटल्स जो हैं वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। वहीं अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि ज्यादातर तो सॉलिड और गैसियस स्टेट में केवल ब्रोमीन है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है। बाकी अगर लस्टरस की बात करें तो नॉन मेटल्स लस्टरस नहीं होते, जैसे हमने बात की आयोडीन लस्टरस है। उसके अलावा अगर हम डायमंड की बात करें तो डायमंड भी कैसा होता है, शाइनी होता है। अभी शाइनी दो तरीके से होता है, देखो खुद से भी शाइनी होता है लेकिन रिफ्लेक्शंस भी ये करता है, रिफ्लेक्ट भी करता है, इसलिए ज्यादा शाइनी है दिखता है। बाकी गैलियम सीजियम कुछ ऐसे मेटल हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, क्योंकि जनरली मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, क्योंकि मेटल्स के बीच में होती है मेटालिक बॉन्डिंग। इस मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है। लेकिन गैलियम और सीजियम कुछ ऐसे मेटल हैं जो जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, यहाँ तक कि उन्हें हथेली के ऊपर अगर रखा जाए तो उतने में ही वो मेल्ट हो जाते हैं, 30 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जाने पर मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो ये कुछ पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए थे। फिर हमने इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी कि मेटल बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं और नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। कैसे? जो कि हमें दिख भी रहे हैं यहाँ पर प्रोसेसेस। चलिए, फिर हमने देखा कैसे ये एयर के साथ बर्न होते हैं। जब मेटल एयर के साथ बर्न होगा तो क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड। अच्छा, याद क्यों रखना है इसको? देखो, पहली चीज तो ये है कि ये कैसे कैसे कलर शो करते हैं। ठीक है, याद क्यों रखना है, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं मेटल के अकरेंस की, मेटल के एक्सट्रैक्शन की, तो वहां पर ये काम आ रहा है कि मेटल को बर्न करेंगे एयर की प्रेजेंस में तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, इस ये प्रोसेस हम वहां पर पढ़ रहे हैं कि जो मेटल का ओर है उसे हीट करेंगे एयर के प्रेजेंस में तो मेटल ऑक्साइड हमें मिलता है। ठीक है, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, ये प्रोसेस हम वहां पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई बात। नेक्स्ट हमने देखा कि मेटल जो है एयर में बर्न करते हैं। मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक नेचर की होती हैं, ये भी क्लियर है। बाकी हमने बात की कुछ ऐसे हैं जो एसिडिक और बेसिक बिहेवियर दोनों शो करते हैं, कहा जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, देखो, some metal oxides such as aluminium oxide और zinc oxide show both acidic and basic behavior। ज्यादातर जो मेटल ऑक्साइड है वो तो बेसिक नेचर दिखाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो बेसिक और एसिडिक दोनों नेचर को दिखाती हैं, उन्हें कहा जाएगा एम्फोटेरिक। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होती हैं, और एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपको याद रखना है। और इनकी जो ये प्रोसेस, ये जो रिएक्शंस है, ये आपको याद रखनी है। यहाँ पर बनता है सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे बन रहा है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। क्लियर है? तो ये भी आपको याद रखना है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट हमने बात की कि जब इसे एयर में बर्न करते हैं तो ज्यादातर मेटल ऑक्साइड वाटर इनसॉल्युबल होती है, लेकिन सोडियम पोटेशियम जो है वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, बहुत विगोरसली रिएक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ तक कि आग भी लग जाती है। ठीक है, तो कैच फायर इफ कैप्टन ओपन, तो खुले में रखेंगे तो फायर भी, आग भी पकड़ लेती है, यानी कि इसलिए इन्हें केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। आयरन बर्न नहीं करता, हीट करने पर आयरन फिलिंग जो है, तो का बुरादा होता है आयरन फिलिंग, वो बर्न हो जाता है। बाकी एनोडाइजिंग प्रोसेस देख ली थी, वाटर के साथ जब मेटल रिएक्ट करते हैं इनकी क्या प्रोसेस है ये हमने देख ली थी। मेटल हैं जो स्टीम के साथ, जैसे कि आयरन जैसा मेटल है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। सोडियम है, पोटेशियम है, ये क्या करते हैं, विगोरसली वॉयलेंटली रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। कैल्शियम है तो ये रिएक्ट करता है, लेकिन उतना वॉयलेंटली रिएक्ट नहीं करते कि आग पकड़ ले, कम वॉयलेंटली रिएक्ट करता है, लेस वॉयलेंटली। चलिए, फिर मेटल को एसिड में जब हम डालते हैं, मतलब मेटल के एसिड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये भी हम देख ली थी। और एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आई थी, वो हमने डिस्कस कर लिया था। फिर बात की थी रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जब मेटल का एक्सट्रैक्शन हम पढ़ेंगे वो काम आता है। देखो, ये हमारे क्या हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो इन्हें एक्सट्रैक्ट किया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से। क्लियर है? इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से इन्हें एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फिर हमारे लेस रिएक्टिव हैं, इन्हें एक्सट्रैक्ट किया जाता है रिडक्शन से। रिडक्शन से कैसे, मेटल से पहले मेटल ऑक्साइड बनेगी, जो भी ओर है मेटल ऑक्साइड बनेगी, फिर उसको रेड्यूस किया जाएगा, फिर हमें मेटल मिल जाता है। फिर जो सबसे ज्यादा कम रिएक्टिव है
तो ज़्यादातर वो अपने नेटिव पाए जाते हैं और इन्हें भी हम रिडक्शन वाली प्रोसेस से, इस तरीके की कुछ प्रोसेसेस होती हैं जिनसे हम इन्हें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि कॉपर है, ये पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है ओर की फॉर्म में, तो उसे हम कैसे ऐसे सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब सेपरेट बोले या एक्सट्रैक्शन बोले, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर देखा, आगे देखेंगे खैर। तो फिर हमने यहाँ पर एलिमेंट्स के बारे में बात की, कैटायन एनायन क्या होते हैं, कैसे किस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, किस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्यों आएगा, ये डिस्कस कर लिया था। वैलेंसी के बारे में बात की थी और NaCl का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, MgCl2 का फॉर्मेशन कैसा होता है, इसके बारे में हमने बात की। ये भी डिस्कस किया कि इनके बीच में होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये भी हमने डिस्कस किया कि मेटल और नॉन मेटल के बीच का ये जो मतलब मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं नॉन मेटल, तो ये क्या बनाते हैं, ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। और ये जो बॉन्ड फॉर्म होता है ट्रांसफर से कहा जाता है आयनिक बॉन्ड। अगर शेयरिंग से कोई बॉन्ड फॉर्म होता है तो उसे कोवलेंट बॉन्ड हम कहेंगे। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से, ठीक है, जो काफी लेंथी चैप्टर है और काफी क्वेश्चन भी उससे पूछे जाते हैं। चलो, तो यहाँ पर समझ में आ गया, आयनिक कंपाउंड को ही इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज हमने देख ली थी। चलिए, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। मेटल की अकरेंस के बारे में बात की। फिर हमने देखा कि ये जो मेटल्स हैं जो नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं, इन्हें हम, वैसे तो ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन अगर हम कॉपर सिल्वर की बात करें तो ये कंबाइंड स्टेट में एज इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड और ऑक्साइड ओर के फॉर्म में पाए जाते हैं, जिसे हम आगे क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं अलग अलग प्रोसेसेस से। बाकी तो हमने देखा कि बाकी जो है, ये जो हमारे मिडिल वाले एलिमेंट है, यानी कि जो मीडियम रिएक्टिव है उन्हें यूज एक्सट्रैक्ट किया जाता है रिडक्शन से, और जो हाईली रिएक्टिव है उनके लिए तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है। चलो, यहाँ पर एक फ्लो चार्ट हमने देख लिया था, जिसमें कि ये वाला पोर्शन हमने डिस्कस कर लिया था। जो रिएक्टिव है सल्फाइड और रोस्टिंग की जाती है, देन मेटल उसको आगे रिफाइन किया जाता है। फिर ये वाला भी हमने पढ़ लिया था कि मीडियम रिएक्टिविटी जो होती है वो कार्बोनेट या सल्फाइड ओर की फॉर्म में पाए जाते हैं। फिर कैल्सिनेशन या रोस्टिंग की जाती है। कैल्सिनेशन रोस्टिंग सेम ही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन को लिमिट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों ही क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, देन रिडक्शन किया जाता है और देन जो है हमें प्योरिफिकेशन किया जाता है मेटल का। अब हम बात कर रहे थे जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, उनका मॉल्टन ओर का क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, तब हमें प्योर मेटल मिल जाता है। क्लियर है। चलिए, तो फिर हमने गॉस गैंग पार्टिकल के बारे में बात की थी। कैसे ये जो गैंग पार्टिकल है, ये क्या है, एक तरह से इम्प्योरिटीज है, कैसे हम इसे सेपरेट करेंगे, जैसे कि मैग्नेटिक सेपरेशन, हाइड्रोलिक वॉशिंग, ये जो कुछ टेक्निक्स हैं जिनसे हम इनको हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं इम्प्योरिटीज। चलिए, फिर हमने बात की थी जो लो है रिएक्टिविटी सीरीज में, उन्हें कैसे करेंगे। पहले देखो, मर्क्यूरिक ऑक्साइड में हमने कन्वर्ट किया, जो था HgS मर्क्यूरी का ओर, इसे मर्क्यूरिक ऑक्साइड में किया, फिर इसे हीट किया और रेड्यूस कर दिया, फिर देन इसका रिडक्शन कर दिया, क्या कॉपर ऑक्साइड, हमें मिल गया कॉपर। क्लियर है। फिर अगेन इसको हीट करेंगे Cu2O को Cu2S के साथ और हमें मिल जाएगा कॉपर। क्लियर है। चलिए, कॉपर की प्रोसेस भी थी और मर्क्यूरी की सेम थी, इसे हीट करने का हमें मर्क्यूरी मिल जाएगा। पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड, फिर हम इसको हीट करेंगे तो ये रिड्यूस हो जाएगा और हमें मिलेगा मर्क्यूरी। यहाँ पर वैसी प्रोसेस है जैसे हमें जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले हैं वहां पर देखनी है, लेकिन उससे थोड़ा डिफरेंट है। ये बात हो गई। फिर जिंक और रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के बारे में बात कर रहे थे। अगर सल्फाइड और कार्बोनेट की फॉर्म में ये एग्जिस्ट है, मीडियम रिएक्टिविटी वाले, ठीक है, जैसे जिंक होता है इसमें। अब क्या किया जाता है, पहले इनको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है रोस्टिंग या कैल्सिनेशन प्रोसेस से। रोस्टिंग में क्या किया जाता है, इसको ऑक्सीजन के साथ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन दे करके, एयर दे करके, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर इसे हीट किया जाता है। जबकि कैल्सिनेशन प्रोसेस में एयर को क्या कर दिया जाता है, लिमिट कर दिया जाता है। देन जो है इनका रिडक्शन करके हमें जो है मेटल मिल जाता है रिडक्शन से, ठीक है, सिंपल सी प्रोसेस है। फिर हमने यहाँ पर थर्मिक रिएक्शन के बारे में बात की, जो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, कुछ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उनके बारे में बात की। जैसे थर्मिक प्रोसेस जो है रेलवे ट्रैक्स को या टूटे हुए जो मशीन के पार्ट्स हैं उनको ज्वाइन करने के लिए यूज की जाती है। क्लियर है।
फिर हमने बात की बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस की, जो हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन्हें हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और जिसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। अब आगे बढ़ना है, आगे हमें बात करनी तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग को थोड़ा और अच्छे से। The metals also produce, the metal produced by reduction are not very प्योर नहीं होते, फिर आगे इनकी रिफाइनिंग, आगे इन्हें प्योर बनाया जाता है। इट इज द मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल। ये जो इम्प्योर मेटल है इनकी रिफाइनिंग के लिए इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्रोसेस की जाती है। अब कैसे करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, बाकी की जो प्रोसेस है वो हम डिस्कस कर चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर में, जो कि आपने यहाँ पर देख ली। कैसे, जो मॉल्टन NaCl था, जो हमारी कैथोड है, कैथोड पर सोडियम चला जाता है और एनोड पर Cl। क्लियर है? चलो, तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग बहुत ज्यादा यूज की जाती है इम्प्योर मेटल के रिफाइनिंग के लिए, जैसे कि कॉपर, जिंक, Sn, Ni, Ag, गोल्ड। ठीक है, ये मेटल है, आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलिटिकली, तो इन्हें इलेक्ट्रोलिटिकली रिफाइन किया जाता है। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है, इम्प्योर मेटल इज मेड द एनोड एंड थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेड द कैथोड। तो जो इम्प्योर मेटल है वो क्या बनाता है, इम्प्योर मेटल बनाता है एनोड। ठीक है, इम्प्योर मेटल, और एक थिन स्ट्रिप, जो प्योर मेटल है उसकी थिन स्ट्रिप क्या बनाता है, कैथोड बनाता है। अ सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट इज यूज एज एन इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर कोई भी मेटल सॉल्ट का सॉल्यूशन एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज है। तो इसकी कुछ चीजें आपने समझ ली कि जो इम्प्योर, मान लो हमने यहाँ पर लिया इम्प्योर कॉपर, ठीक है, ये हमारा एनोड है। यहाँ पर लिया हमने प्योर कॉपर, ये क्या है, हमारा कैथोड। यहाँ पे CSO4 का सॉल्यूशन हमने लिया है, और इसमें क्या है, इम्प्योरिटीज इधर की तरफ आ जाएंगी, ये हम आगे डिस्कस। तो एनोड की तरफ आ जाती है सारी की सारी इम्प्योरिटी। क्लियर है? चलिए, तो इतना आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, then on passing the current through the electrolyte, pure metal from the anode dissolve into, क्या होगा, जैसे ही हम क्या करवाते हैं, करंट पास करवाते हैं इलेक्ट्रोलाइट लाइट से, तो प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिसॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। तो जो प्योर मेटल है वो इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व हो जाता है। एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। और इक्विवेलेंट अमाउंट में जो प्योर मेटल है वो कैथोड में डिपॉजिट हो जाता है। The soluble impurities go into the solution and the insoluble impurities settle down at the bottom of the anode। तो जो soluble impurities हैं वो solution में चली जाती है, और जो insoluble है वो bottom में settle down हो जाती है, जिसे हम कहते हैं एनोड मड। ठीक है, जैसे आप देखो एनोड है, ये एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये हमारा टैंक है, और इस तरीके से ये जो इम्प्योरिटीज हमें दिख रही हैं ऐसे सेटल डाउन हो जाती है। क्लियर है? तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर में इलेक्ट्रोलाइट क्या, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, एनोड है हमारा इम्प्योर कॉपर, जो कि हमने पहले ही देख लिया था, और कैथोड क्या है हमारा, प्योर कॉपर। प्योर कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड, और क्या होता है, प्योर कॉपर कैथोड में डिपॉजिट हो जाता है। क्लियर है? तो जो हमने देखा, ये जो प्रोसेस है पहले भी हमने इसको डिस्कस किया था एक बार, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर कैसे करनी है, या किसी भी मेटल की। ठीक, चलिए, इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब कोरोजन के बारे में बात करते हैं। कोरोजन का मतलब क्या है? ये जो मेटल्स हैं, जैसे कि हमने अलग अलग मेटल्स के बारे में बात कर ली है, अब किसी वजह से ये मेटल जो है खराब होने लगते हैं, तो उन वजह के बारे में ही हमें पढ़ना है, उसी को कहा जाता है कोरोजन। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कैसे अलग अलग मेटल कोरोड करती हैं। सिल्वर आर्टिकल, जैसे आपने देखा होगा आयरन है, जैसे इस तरीके से आपने देखा होगा कॉपर की कोई चीजें इस तरीके से ग्रीन हो जाती हैं, या आयरन के कोई आर्टिकल हैं तो इस तरीके से कैसे हो जाते हैं, वो इस तरीके से रेडिश ब्राउन लेयर उनके ऊपर आ जाती है, यानी कि जंग लग जाता है, बेसिकली रस्टिंग जिसे कहा जाता है। सिल्वर आर्टिकल्स become black after some time when exposed to air. This is because it reacts with sulfur in the air to form a coating of silver sulfide। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि कोई
सिल्वर का आर्टिकल है। अब मान लीजिए आपके पास कोई ब्रेसलेट है, कोई चेन है, कोई इयररिंग है, या कोई भी और कोई सा भी आर्टिकल हो सकता है आपके पास सिल्वर का। तो आप नोटिस करते हो जब वो फ्रेशली बना हुआ होता है, नया नया मेटल होता है, तब तो वो काफी ज्यादा शाइनी, काफी लस्ट्रस होता है। लेकिन धीरे धीरे जब आप उसे पहन करके रखते हैं डेली, तो आप देखते हैं धीरे धीरे वो काला होने लगता है। इस तरीके से जैसे हम यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हैं ना, जैसे ये नया सिल्वर है और धीरे धीरे ये सिल्वर कैसा होने लगा है, टार्निश होने लगा है। इसे कहा जाता है टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। सिल्वर क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। टार्निशिंग, खराब यानी कि ब्लैक लेयर उसके ऊपर आ रही है। अब ये ब्लैक लेयर है किस चीज की, ये होती है सिल्वर सल्फाइड की लेयर। ठीक है, अब ये सिल्वर सल्फाइड की लेयर आई कैसे, यानी कि हवा में ऐसा क्या था इसके साथ इस सिल्वर ने रिएक्ट किया और सिल्वर सल्फाइड की एक लेयर इसके ऊपर आ गई, जिससे कि ये इस तरीके से काला हो गया। तो क्या किया, हवा में रहता है बच्चों सल्फर, सल्फर रिएक्ट करता है सिल्वर के साथ और बना देता है सिल्वर सल्फाइड की एक कोटिंग सिल्वर के बाहर से, जिससे वो ब्लैक अपीयर होती है, ब्लैक हो जाती है। तो इसे सही किया जा सकता है, हाँ बिल्कुल हम इसे सही कर सकते हैं। चलिए, बिकेम ब्लैक आफ्टर सम टाइम, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम से तो उसे सही किया जा सकता है, तब नहीं कर सकते, लेकिन वैसे हम कोशिश कर सकते हैं इसको सही करने की। चलिए, अगला है कॉपर। कॉपर रिएक्ट विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर एंड स्लोली लूजेस इट्स shiny brown surface and gains a green coat. This green substance is a basic copper carbonate. तो जो कॉपर है, ये कॉपर भी किसके साथ रिएक्ट करती है, मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है, जो एयर में प्रेजेंट होता है। अब एयर में कार्बन डाइऑक्साइड तो है, तो ये जो कॉपर है वो रिएक्ट करती है मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और धीरे धीरे इसका जो ये कॉपर वाला ब्राउन सरफेस था, शाइनी सरफेस था, धीरे धीरे ग्रीन हो जाता है। और ये जो ग्रीन सब्सटेंस है इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे कॉपर कार्बोनेट। क्या कहा जाएगा, कॉपर कार्बोनेट। तो सिंपल सी बात है, कॉपर कार्बोनेट की एक लेयर आ जाती है, उसे सही किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, हम देखते हैं हमारे घरों में अलग अलग बर्तन होते हैं, हमारी बॉटल्स होती हैं कॉपर की, तो कुछ समय के बाद उनके ऊपर भी आ जाता है, एक ग्रीन लेयर आ जाती है। तो हम क्या करते हैं, उसे साफ कर लेते हैं, है ना, साफ किया जा सकता है। चलिए, अगला नेक्स्ट है आयरन। व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम एक्वायर्स द कोटिंग ऑफ अ ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। जब हम आयरन को भी काफी समय के लिए कैसा कर देते हैं, एक एयर में एक्सपोज करते हैं, तो मॉइस्ट एयर कहें, तो मॉइस्ट एयर जो है इसके साथ रिएक्ट करती है और उसके ऊपर एक ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस या एक लेयर आ जाती है, जिसे हम कहते हैं रस्ट। क्लियर है, तो रस्टिंग से बचाया जा सकता है क्या मेटल को, हाँ बचाया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे मेजर्स हैं जिनको यूज करके, ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, अलग अलग मेथड्स हैं जिनसे हम इन मेटल को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं रस्ट लगने से, स्पेशली आयरन को। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात की कि सिल्वर आर्टिकल्स के ऊपर एक लेयर आ जाती है सिल्वर सल्फाइड की, क्योंकि एयर में जो प्रेजेंट सल्फर है वो रिएक्ट करता है सिल्वर के साथ। सेम ऐसे ही कॉपर के ऊपर भी एक ग्रीन लेयर आ जाती है, क्योंकि एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। आयरन के साथ भी एक रेडिश ब्राउन लेयर आ जाती है आयरन के सरफेस के ऊपर, क्योंकि ये मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करती है। क्लियर, चलिए, तो यही प्रोसेस क्या है, कोरोजन कहलाई जाती है। अलग अलग एग्जांपल्स हमने देख लिए हैं, नोट कीजिए इतना। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।